अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जयपुर पहुंच गए। निजी मसरूफियात के तहत हो रहा है दौरा। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात मुतवक्को। रियासती काबीना में तोसी पर बातचीत मुमकिन। बीआरएस की जानिब से अरकान असम्बली के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का बाइकआउट करना गलत फैसला। बीआरएस पार्टी सिर्फ सियासत में मसरूफ। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तनकीद। तेलंगाना हुकूमत ने असम्बली के हाथे में तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी पर किया इम्तना। अपोजिशन ने किया एतराज़। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ मुआखजे की तहरीक लाएंगे। अपोजिशन का ऐलान। कांग्रेस और कपिल सिब्बल ने भी इख्तियार किया सख्त मौक़िफ़। और गजा पट्टी के शुमारी इलाके बैत कानून में घरों पर इसराइली बमबारी। कम से कम 30 फ़लस्तीनी शहरी शहीद। नेतन्याहू ने जंगबंदी न करने का किया ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी आज जयपुर पहुंच गए हैं, जहां वो एक निजी प्रोग्राम के सिलसिले में मौजूद रहेंगे। इसके बाद इम्कान है कि वो दिल्ली आएंगे, जहां उनकी मुलाकात कांग्रेस हाईकमान से होगी। इम्कान है कि तेलंगाना काबीना में तोसी और तेलंगाना उमूर पर कांग्रेस की आला क़यादत से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बातचीत होगी। तेलंगाना हुकूमत ने 1 साल मुकम्मल कर लिया है और इम्कान है कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर पार्टी कायदीन से मुलाकातों के दौरान तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के हवाले से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाएंगे। रियासती वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस की जानिब से अरकान असम्बली के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का बाइकआउट करना गलत है। उन्होंने कहा कि जमहूरी इदारों और अक़दार को मुस्तहकम करना वक्त की ज़रूरत है। बीआरएस का फैसला सियासी मकासद पर मुश्तमिल है। आइए देखते हैं उत्तम कुमार रेड्डी का ये बयान। This is a two-day program for orientation of MLAs and MLCs on the assembly and council practices. I think it's a very welcome step. We all need to do whatever we can to strengthen parliamentary democracy. And I myself have been a very senior MLA and MP. So I feel these institutions have to be constantly, strengthened. Sir, today the BRS was not attending the program. Very unfortunate, they want to politicize such non-political events. It's a very unfortunate thing. I don't think it's valid or, this is just a orientation program for all party MLA. They should have attended. I don't think it's the right thing they would do. तेलंगाना हुकूमत ने असम्बली के हाथे में तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी पर इम्तना आयद कर दिया है। इस ताल्लुक से असम्बली लॉबी में इंतबाही बोर्ड्स भी आवेज़ा कर दिए गए। अपोजिशन बीआरएस ने इस मसले पर तबसरा करते हुए इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि कांग्रेस हुकूमत गैर जमहूरी पॉलिसियों पर अमल कर रही है, जबकि उसने दावा किया था कि वो मिसाली और जमहूरी इंतज़ामिया फराहम करेगी। बीआरएस ने इल्ज़ाम लगाया कि हाथ असम्बली में तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी पर पाबंदी का मकसद असम्बली के अंदर और बाहर अपोजिशन की आवाज़ को मुबैना तौर पर दबाने की एक कोशिश हो सकती है। GMR एयरपोर्ट की जानिब से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला एक डिजिटल जुर्मा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसका मकसद हवाई अड्डे के ऑपरेशन में तब्दीली लाना और मुसाफिरों के तजुर्बात को तब्दील करते हुए इख्तराई कोशिशों में इजाफा करना बताया गया है। इस नए इक़दाम के तहत जदीद तरीन सहूलतों में इजाफा हुआ है। याद रहे कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद अपनी खदमात में दिन ब दिन और गैर मामूली इजाफा कर रहा है। 34 million passengers annually, and it is supposed to grow much more in the future also. And GMR Group has been leading in terms of providing good passenger services. We have seen that in Delhi, we are seeing that here, they have one in Goa also. So they are trying to do their best in offering the best services to the passengers and bringing in technology. Now here, they have integrated both. They have integrated technology and getting real-time data from the passengers, from the airport operations, from the airlines, and including everything and trying to see what best can be offered in the future. So we are taking note of how the operations are going to work, and our intention is to use technology to the maximum so that it goes ultimately as a benefit to the passenger. And we are going to see how this kind of APOC center which is created here can be replicated in other airports also. It is going to help in day-to-day operations of the airport. So it is a good introduction that they have done here. Very proud of how they have
built in all the systems together, and it is a made in India system, entirely designed in India. So that is also part of the Honorable Prime Minister's vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat, and our Viksit Bharat also. We are building many more airports in the future. We have 158 airports in the country today. We want to build 50 more in the next 5 years and almost 200 more in the next 20 years. So definitely we'll try to see these kind of systems when they are evolving well. We'll try to replicate it in other airports also. Validation flight landed at Yeah. you attended the event. Jewar Airport, yesterday validation flight has happened. It went through very, very successfully, and all the construction is also coming very close to the end of it, and we are also looking to license it as soon as possible so that the people of NCR, Delhi and Western Uttar Pradesh can have the access to an additional airport other than the Indira Gandhi International Airport, because the city has grown and there is a lot of potential for having another airport. So Jewar is a very strategic. मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में आज मुमताज़ तमिल शायर, मुसन्निफ, सहाफ़ी, मुस्लिम जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा सुब्रमण्यम भारती की यौम पैदाइश के हवाले से भारतीय भाषा उत्सव का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर हिंदुस्तान के लिसानी तनव्वु और सुब्रमण्यम भारती की खदमात पर तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ ज़बानों में इज़हार ख्याल किया। कई रिसर्च स्कॉलर्स ने बेतरतीब हिंदी, मलयालम, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी और तेलुगु में अपनी गुफ्तगू पेश की। इस मौके पर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन शेखुल जामिया ने अपने इज़हार ख़िताब में सुब्रमण्यम भारती की खिदमात को भरपूर खिराज अदा किया और कहा कि वो अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में हिंदुस्तान की कौमी तहरीक का अहम हिस्सा रहे। वो सहाफ़ी भी थे और हिंदी अखबारात के लिए लिखा करते थे। इस प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबश्शिर ज़फ़र डायरेक्टर ने अंजाम दिए। उन्होंने शुरका का इस्तक़बाल किया और सामीन से इज़हार तशक्कुर भी किया। Subramaniam Bharati, is a renowned poet, born and brought up in Tamil society, but not confined to one state only or one region only. That Indian government recognizes services of such people. Unfortunately, he died very early, at the age of 39. He was born in 1882 and died in 1921. And he participated in international movement, was very active participant of international movement. सारी ज़बानें हमारी अपनी ज़बानें हैं, चाहे तेलुगु हो, मलयालम हो, हिंदी हो, बंगाली हो, फारसी हो, सारी ज़बानें अपनी ज़बानें हैं। और जो ज़बानें मर रही हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, आज जो हमारा मुल्क है चौथे नंबर पे आता है तकरीबन ज़बानों की कसरत के मामले में। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो ज़बानें मर रही है, जो ज़बानें मिट रही है, हम उसे भी बनाएं, उसे भी संवारें, उसे भी आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारा मुल्क नंबर 1 पर आए और हम ये ऐलान करें कि सारी ज़बानों को हम गले लगाते हैं। सारी ज़बानें हमारी अपनी हैं, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने आज छतरी नाका पुलिस स्टेशन हदूद में मौजूद एक प्राइवेट स्कूल में 2 ग्रुपों के दरमियान पेश आए वाक़े के हवाले से मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि स्कूलों में तलबा के दरमियान लड़ाई हुई है। फौरी तौर पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले को संजीदगी के साथ लिया जा रहा है। आज यहाँ छतरी नाका पुलिस स्टेशन लिमिट्स में श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज में एक इंसिडेंस हुआ, जिसमें कल एक वाक़े को लेके 2 बच्चों में छोटी लड़ाई हुई, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के बच्चे, एक हिंदू बच्चा था और एक मुस्लिम बच्चा था। लड़ाई आपस में बच्चों की स्कूल रिलेटेड मैटर में जो होती रहती है, छोटी मोटी लड़ाई थी। लेकिन उस वाक़े में आज सुबह स्कूल में कुछ बाहर से लोग आके इकट्ठे हो गए और उन्होंने स्कूल में थोड़ा हंगामा किया और कुछ बच्चों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए बोला। बट इमीडिएटली वहाँ पे SHO छतरी नाका, ACP छतरी नाका और कुछ देर में मैं भी वहाँ जाके दोनों साइड के पेरेंट्स से बात किए और इस मसले को सुलझाने की कोशिश भी किए। इस मसले में अभी हम CCTV फुटेजेस वेरीफाई कर रहे हैं और पेरेंट्स की कंप्लेंट के मुताबिक कहीं ना कहीं स्कूल में कुछ दिनों से इस तरह की बच्चों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो कि दूसरे स्कूल्स में भी होती हैं। लेकिन टाइम पे स्कूल मैनेजमेंट इनको अटेंड करता है, इन्फॉर्म करता है, काउंसलिंग करता है, जो कि एक स्कूल का
ऑब्जेक्टिव भी है कि वो किसी भी तरीके की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की को रिलेटेड जो बच्चों की सेफ्टी है इंश्योर करना भी स्कूल का एक काम होता है कि बच्चे एक सेफ़ इन्वायरमेंट में पढ़ाई करें, बच्चों में अगर आपसी कोई मतभेद हैं, झगड़े हैं, उनको सुलझाया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए। तो अभी तक जो नज़रिए में आया है तो हम देख रहे हैं इसमें स्कूल मैनेजमेंट की कहाँ मिस्टेक है, और अगर ऐसे झगड़े कुछ टाइम से होते आए जो कि पेरेंट्स का एलिगेशन है तो उनको एड्रेस नहीं किया गया, और किस तरीके की नेग्लिजेंस अगर स्कूल के बिहाफ में हुई, एक तो वो चेक की जा रही है। दूसरी चीज़ कि अगर बाहर से कुछ लोग आके इस झगड़े में इन्वॉल्व हुए हैं जो कि छोटे बच्चों के बीच में एक झगड़ा था और आराम से सुलझाया जा सकता था, तो वो भी हम CCTV कैमरा के थ्रू वेरीफाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। इदारे सियासत और माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम वरंगल के ज़रिए तमाम मुस्लिम लड़के लड़कियों के मुफ्त रिश्ते तय करने के लिए मेगा दुबदू मुलाकात प्रोग्राम वरंगल में मुनक़िद होगा। 15 दिसंबर बरोज़ एतवार वक्त 10 बजे तक 2 बजे दिन बमकाम आबनूस फंक्शन हॉल एबी नगर वरंगल में ये प्रोग्राम तय किया गया है। इस दुबदू मुलाकात प्रोग्राम में वालिदैन अपने बच्चों की बायोडाटा के साथ 2 अदद पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोज़ भी साथ रखें ताकि रिश्तों में सहूलत हो सके। शहर वरंगल में मुसलमानों के मुख्तलिफ़ मसाइल में सबसे अहम मसला लड़के और लड़कियों की शादियों का महसूस किया गया है, जिसकी बिना पर गुज़िश्ता 10 सालों से मेगा दुबदू प्रोग्राम मुनाक़िद किया जा रहा है। और मेगा दुबदू प्रोग्राम दरअसल माइनॉरिटीज़ इंटेलेक्चुअल फोरम और डेली सियासत के इश्तराक से किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया था आबनूस फंक्शन हॉल में, उसमें डेली सियासत के चीफ़ एडिटर जनाब ज़ाहिद अली ख़ान ने शिरकत की थी और वो बड़े ही शानदार पैमाने पर मुनाक़िद किया गया था। और इसके बाद ज़हीर अली ख़ान, आमिर अली ख़ान और मुख्तलिफ़ अहम सियासत से मुताल्लिक़ शख्सियतों ने शिरकत की और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश की। और यहाँ पर एक बात और काबिल गौर है कि हर मेगा दुबदू प्रोग्राम तकरीबन 6 माह में एक दफ़े मुनाक़िद किया जाता है, लेकिन अवाम का इतना इसरार है कि इसे कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो मुनाक़िद किया जाए। इस बात का एहसास करते हुए माइनॉरिटीज़ इंटेलेक्चुअल फोरम ने एक दुबदू हेल्पलाइन सेंटर का आगाज़ किया और ये दुबदू हेल्पलाइन सेंटर हज़ार सुकून देवल के पीछे मस्जिद गढ़ी के बाजू MIF के ऑफिस में हर हफ्ता और इतवार को 2 से 4 बजे के दरमियान मुनाक़िद किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में आज तक तकरीबन 460 रिश्ते तय हो चुके हैं, जो मुसलमान लड़के और लड़कियों और उनके वालिदैन के लिए एक बहुत ही अहम खुशखबरी है। इसी बात का एहसास करते हुए एक और मेगा दुबदू प्रोग्राम 15 दिसंबर 2024 को आबनूस फंक्शन हॉल में मुनाक़िद किया जा रहा है और तवक्को की जाती है कि ये प्रोग्राम भी गुज़िश्ता प्रोग्रामों की तरह इंतहाई कामयाब प्रोग्राम रहेगा और इसमें भी मुख्तलिफ़ अतराफ़ व अकनाफ के पुराने जो ताल्लुक़े हैं, जैसे नरसमपेट, महबूबाबाद, जनगांव, परकाल वगैरह से भी कई लोग यहाँ पर आके अपने लड़के और लड़कियों के बायोडाटा यहाँ सबमिट करते हैं। यहाँ पर मैं उन तमाम को इत्तला देना चाहता हूँ कि अपने लड़का या लड़की के बायोडाटा के साथ उनके पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोज़ भी आप लाकर यहाँ पर दफ्तर में जमा कर दें। और एक और अहम बात यह है कि इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए और दुबदू हेल्पलाइन सेंटर में आपसे किसी भी किस्म की फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये हमारे MIF में जो लेडीज़ विंग है, ये उनकी माशरे पर एक बड़ी मेहरबानी है कि वो अपने घरेलू मसरूफियात के बावजूद हेल्पलाइन सेंटर के लिए अपना वक्त निकालती हैं और इसे कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश करती हैं। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू और उनके फर्जंद मनोज की जायदाद के तनाज़े ने उस वक्त नया मोड़ अख्तियार किया जब पुलिस ने दोनों की लाइसेंस बंदूकें जब्त करने के अहकाम जारी किए। 2 दिन कबल मनोज ने अपने वालिद मोहन बाबू पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखाई थी। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद मीडिया के नुमाइंदों ने मोहन बाबू से इस तनाज़े पर बातचीत की कोशिश की। इस दौरान मोहन बाबू
गुस्सा हो गए, मीडिया के नुमाइंदों पर हमला भी कर दिया। इसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। रचाकुंडा कमिश्नरेट के आला अहदेदारों ने मोहन बाबू और मनोज के पास बंदूकें जब्त करने के मातहत 3 को अहकाम जारी किए, जिसके बाद असलहा जब्त कर लिया गया है। दोनों के पास लाइसेंस याफ्ता असलहा है जो उन्होंने साबिक में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद से हासिल किया था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से तनाज़ा जारी है। आज जब मनोज अपनी बीवी मोनिका के साथ मोहन बाबू के घर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और मीडिया को भी दाखिले से रोका गया। इस दौरान मीडिया के नुमाइंदों ने मोहन बाबू के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। मोहन बाबू मोहन बाबू मोहन बाबू मोहन बाबू मोहन बाबू मोहन बाबू मीडिया పై దాడిని మీడియా పై దాడిని మోహన్ బాబు క్షమాపణ చెప్పాలి 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 చెప్పాలి। जिले मंचिरियाल के चिनूर शहर के प्रेस क्लब के भी तमाम सहाफ़ियों ने सियाह बैचेस लगाकर अम्बेडकर चौराहे पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक सहाफ़ी पर फिल्म अदाकार मोहन बाबू के हमले की सख्त मजम्मत की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचकर याददाश्त पेश की गई। सहाफ़ियों ने कहा कि जब तक इंसाफ न मिलेगा वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। स्ट्रक्चरल हार्ट ट्रीटमेंट के हवाले से आज डॉक्टर प्रमोद कुमार सीनियर कंसल्टेंट यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। दिल के अमराज, इलाज के तरीक़ेकार समेत दीगर अहम उमूर पर इस मौके पर उन्होंने रोशनी डाली। బాంబే, చెన్నై అటువంటి మహానగరాల్లో ఏవైతే అవైలబుల్ ఉన్నాయో మన హాస్పిటల్లో కూడా వెంటనే మనకు అవైలబుల్ అవుతాయి. దానికి తగ్గట్టు ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే డాక్టర్స్ని రప్పించడం కానీ అవి చేసి మేము ట్రైన్ అవ్వడం, నేర్చుకోవడం, టీం అంతా కూడా రెడీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక ఎవరికైనా అఫోర్డబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళతో మనం మాట్లాడి కొంత వాళ్ళకి వెసులుబాటు కలిగించి కూడా మనం చాలా మటుకు చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఏమన్నా ఆరోగ్యశ్రీ ఇలాంటి వాటిలో ఏమన్నా కవర్ అవుతుంది సార్? ఆరోగ్యశ్రీ ప్రధానమంత్రి ఫ్యూచర్లో ఇన్సూరెన్స్ అయితే కవర్ స్టార్ అయితే ఇన్సూరెన్స్ కవర్. అదే ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రజల్లో కూడా కొంచెం ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ, అవగాహన పెరిగింది. చాలామంది ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ కూడా హయ్యర్ లెవెల్ వరకు ఎక్కువ మంది ప్రీమియమ్స్ పెట్టుకోవట్లేదు. 2-3 లక్షల వరకు చాలా మంది పెట్టుకుంటారు. కానీ ఈ ప్రొసీజర్లో ఏంటంటే ఈ వాల్వ్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రొసీజర్ మిగతా అంతా కాస్ట్, హాస్పిటల్ స్టే అన్నీ కూడా చాలా తక్కువలోనే పెట్టారు. కానీ ఏదైతే ఈ వాల్వ్ తయారయ్యి ఇది ఉంటుందో అది మనకు వచ్చేదానికి కాస్ట్ ఉంటుంది. వాల్వ్ ఒకటే కాకుండా దానికి తగినటువంటి మిగతా పరికరాలు అవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని ఏంటంటే ఒక పేషెంట్ వాడిన తర్వాత అవన్నీ మనం పడేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకో పేషెంట్ అందుకని ఏంటంటే ఆ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ. కానీ తగ్గుతుందండి చాలా ఆల్మోస్ట్ 40% తగ్గిందండి. 19కి ఇప్పటికీ కాస్ట్ తీసుకుంటే కనుక ఒక 40%, 50% వరకు తగ్గింది. ఇంకా కూడా తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే నెంబర్స్ పెరిగిన కొద్దీ డెఫినెట్గా తగ్గుతుంది. సో జనరల్గా చెకప్స్ చేసుకోవడం అనేది ముఖ్యం. ఇంకొకటి బిఫోర్ కంక్లూడింగ్ ఏంటంటే అందరూ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకసారి రొటీన్ చెకప్స్ అనేది చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అండి. ఇంతకుముందు మనము హార్ట్ అటాక్స్ వాటి గురించి చాలాసార్లు అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేయడము, ఈ యుక్త వయసులో ఉన్న వాళ్ళకే హార్ట్ అటాక్స్ రావటం, ఇవన్నిటి గురించి కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది. దానివల్ల చాలామందికి చైతన్యం అయితే కలిగింది. వాళ్ళు కొలెస్ట్రాల్ ఉందా, షుగర్ ఉందా, బీపీ ఉందా చూసుకుంటున్నారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇవి అదుపులో పెట్టుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఎల్డర్లీ పీపుల్ కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ వయసు వరకు రావడానికి కారణము వాళ్ళు హెల్తీ డైట్, తర్వాత మందులు వాడుకోవడం వల్లనే అంతవరకు రాగలుగుతున్నారు. లేకపోతే 20-30 సంవత్సరాల క్రితం తాతలను చూసిన వాళ్ళమే మనం తక్కువ, ఎందుకంటే 50-45కే వాళ్ళు అయిపోతుండేవాళ్ళు. సో అది మనకు వచ్చినటువంటి ఆరోగ్యపరంగా బాగుంది. మన దేశంలో కూడా మంచి అభివృద్ధి వస్తుందండి. హైదరాబాద్లో ముఖ్యంగా మంచి వర్క్ కూడా జరుగుతుంది. ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్స్ కూడా చాలామంది మనకు వస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి కూడా వచ్చిన వాళ్ళకి एक मीनार मस्जिद नापली हैदराबाद के करीब वाक़ हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर आज अचानक आग भड़क उठी। फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया और आग को बुझाने का काम किया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस हुकाम ने इस हवाले से मीडिया को तफसील बताई। यहाँ मैं पंप पे आया, आने के बाद आग दिखी मेरे गाड़ी को, तो कोई गाड़ी हटा ना सक रहे। मैं बोला पब्लिक को और पंप को नुकसान हो जाता, आजू बाजू वालों को नुकसान होता बोल के मैं चढ़ के स्टार्ट करके रिवर्स ले रहा। लेने के बाद में ये हमारा भाई है, हमारा छोटा,
इन्हें फ्यूज ऑन करा, फ्यूज ऑन करने के बाद स्टार्ट करके रिवर्स लिया, मैं गाड़ी रिवर्स लेके रोड पे रख दिया। ड्राइवर भाग गया, ड्राइवर गाड़ी रख दे के डर के नजदीक नहीं आया उन्हें। मैं चढ़ के निकाल के पीछे लेके गाड़ी बाजू रखाओ। आपको डर महसूस नहीं हुआ? अरे अल्लाह अल्लाह है हमारे जगह, हमारा क्या है साहब, जिंदगी पूरी इसमें गुजर रही, ये लाइन में 88 से लाइन में अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहम्मद गौस टाइम पे एक पेट्रोल का टैंकर 20,000 लीटर्स का टैंकर थोड़ा फायर इग्निशन हुआ था। वो पेट्रोल बंक पे था। जब मैं इधर गुजर रहे थे के वक्त देख के रुक गया। पूरा एवैक्यूएट करके लोगों को हटा के ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया था, शॉप को भी क्लोज किया था। एंड ये टैंकर को इलेक्ट्रिसिटी भी है, इधर ट्रांसफार्म भी है, इसीलिए टैंकर को रोड पे ले लिया। नेक्स्ट फायरिंग तो उसको भी अलर्ट किया था, वो आ गया, अभी पुट आउट हो गया। सब कुछ नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, एक टैंकर का नुकसान हुआ बस उतना ही। और रबाई नाज़िर करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी बयान देकर तनाज़ा खड़ा कर दिया है। अब उनके खिलाफ कई महाजों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरे मामले की तफसीलात तलब कर ली, वहीं दूसरी जानिब उनके खिलाफ तहरीक मुआखज़ा लाने की तैयारी जारी है। कांग्रेस ने इसके लिए मुहिम शुरू कर दी। जस्टिस शेखर यादव को हटाने के लिए कांग्रेस ने अरकान पार्लियामेंट का दस्तखत देना शुरू कर दिया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट विवेक ने कहा कि अब तक राज्यसभा के 30 से ज़ायद अरकान दस्तखत कर चुके हैं। उन्होंने भी बताया कि पार्लियामेंट के मौजूदा सरमाई इजलास में ही तहरीक मुआखज़ा के लिए नोटिस देंगे। उन्होंने कहा कि मामला संगीन है, यही वजह है कि हम पार्लियामेंट के इसी इजलास में मुआखज़े के लिए तैयारी में है। जस्टिस शेखर यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में VHP की एक तकरीब से खिताब में मुसलमानों के ताल्लुक से काबिल एतराज़ बातें कहीं। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे तनाज़ा खड़ा हुआ। राज्यसभा रुकन और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने भी अपने बयान में कहा कि इस मामले में तहरीक मुआखज़ा का नोटिस ज़रूर दिया जाएगा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि हुक्मरान जमात के अरकान उनके खिलाफ जो भी बयानबाजी करना चाहते हैं करते हैं, लेकिन अडानी पर कम से कम पार्लियामान में मुबाहिस करवाएं। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में ताउन करने के लिए तैयार हैं। और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स, ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। सर, आपको चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में, देखिए चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। जॉर्ज सोरोस की बात लगातार कर रहे हैं, तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात कही जा रही है, तो हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, हमने नहीं, देखिए, हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे, ठीक है। थैंक यू। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गाज़ा पट्टी के शुमाली इलाके बैथानून में घरों पर इसराइली बमबारी में मुतादद शहरी शहीद हुए और दीगर ज़ख्मी हुए। ज़ालिम इसराइल की जानिब से बैथानून में शहरियों के घरों को निशाना बनाते हुए मुतादद हमले किए गए, जिसमें कम से कम 30 फ़लस्तीनी बाशिंदों की शहादत की इत्तला है। ये भी कहा गया कि इसराइली तोपखाने की गोलाबारी ने शुमाली गज़ा की हेत लाहिया प्रोजेक्ट के शुमाल मशरक़ी हिस्सों को भी
निशाना बनाया। काबिल इसराइली फ़िज़ाई हमले में जबलिया कैंप के मशरक़ी इलाकों पर बमबारी की गई, जबकि जबलिया कैंप को भी हमलों का निशाना बनाया गया। जबलिया कैंप के मगरबी हिस्सों में मुज़ाहमतकारों और काबिज़ फ़ौज के दरमियान झड़पों के वाक़यात पेश आए। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने शुमाली गज़ा पट्टी में लड़ाई के दौरान अपने 3 फ़ौजियों की हिलाकत का एतराफ़ किया। याद रहे कि 13 महीनों से जारी इस जंग में 45,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गज़ा में जंगबंदी से इनकार किया है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि जंगबंदी की कोशिशों पर इसराइली नेतन्याहू की हटधर्मी जारी है। उन्होंने कहा कि गज़ा जंग ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि हमास के दोबारा ताकतवर होने का इम्कान है। शाम में बशार अल-असद हुकूमत के खात्मे के बाद पैदा हुई सूरत हाल से बड़े शहरों में खुराक की किल्लत हो गई और अशिया ज़रूरत की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे के मुताबिक असद हुकूमत के खात्मे के बाद दमिश्क, देर ज़ोर, हमा और बड़े शहरों में खुराक की किल्लत है। रोटी की कीमत में 900%, जबकि मुर्गी की कीमत में 119% इजाफा नोट किया गया। खुराक की तकसीम और बुनियादी ज़रूरत की अशिया तक रसाई मुतासर है। कई इलाकों में ख़ानदानों को फ़ौरी खुराक की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक शरह मुबादला में इंतहाई उतार चढ़ाव के बीच माशी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से दुकानात बंद हैं, ताजर अनाज ज़ख़ीरा कर रहे हैं। इस दौरान अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जुमे को तुर्किया का दौरा करेंगे और वो अपने तुर्क हममनसब से मुलाकात करेंगे, जिसमें शाम की सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्को है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जयपुर पहुंच गए। निजी मसरूफियात के तहत हो रहा है दौरा। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात मुतवक्को। रियासती काबीना में तोसी पर बातचीत मुमकिन। BRS की जानिब से अरकान असम्बली के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का बाइकआउट करना गलत फैसला। BRS पार्टी सिर्फ सियासत में मसरूफ। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तनकीद। तेलंगाना हुकूमत ने असम्बली के हाथे में तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी पर किया इम्तना। अपोजिशन ने किया एतराज़। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ मुआखजे की तहरीक लाएंगे। अपोजिशन का ऐलान। कांग्रेस और कपिल सिब्बल ने भी इख्तियार किया सख्त मौक़िफ़। और गज़ा पट्टी के शुमाली इलाके बैत ख़ानून में घरों पर इसराइली बमबारी। कम से कम 30 फ़लस्तीनी शहरी शहीद। नेतन्याहू ने जंगबंदी न करने का किया ऐलान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।